Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next video of our the most important topics of agriculture series जो हम लोग प्रीलिम्स के लिए एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसके नेक्स्ट वीडियो को आज हम लोग करने वाले हैं. वी हैव ऑलरेडी डन द पार्ट 1 and part 2 covering the most important topics, and today we are going to start the part 3 आज हम लोग करने वाले हैं. एंड इन 4 वीडियो दैट इज पार्ट 4 में इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे. सो टुडे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज एमएसपी. इससे हर साल एटलीस्ट 1 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट. अगर आप पिछले कुछ सालों में देखो तो हर साल एमएसपी से एक क्वेश्चन आती है, तो इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस जो आज हम लोग एमएसपी करने वाले इसके अंदर. और जो ये राइटअप है, जो ये हैंड आउट है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. आई विल पिन द लिंक इन द कमेंट सेक्शन. जो लिंक रहेगी टेलीग्राम चैनल की वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा. आप वहां से ज्वाइन करके ये हैंड आउट डाउनलोड कर लेना एंड यू कैन स्टडी यूजिंग दिस हैंड आउट. इसको यूज करके आप जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उसको रिवाइज करते रहना. और इसमें काफी चीजें मैंने इजी कर दिया आपके लिए. जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने हाईलाइट कर दिया है, जो एडिशनल चीजें वो मैंने लिख भी दिया है. सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. ये काफी हेल्पफुल रहेगा. और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि एग्रीकल्चर के अराउंड 5 to 7 क्वेश्चंस आते हैं और यू विल इजीली एबल टू डू 70 to 80% ऑफ क्वेश्चन यूजिंग दिस. 1-2 क्वेश्चंस यूपीएससी से देगी, एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट देगी. दैट विल बी आउट ऑफ एवरी बुक, जिसको कि सॉल्व करना विल बी डिफिकल्ट. बट एटलीस्ट अगर आप 7 में 5 भी कर पा रहे हो, 6 में 4 भी कर पा रहे हो, इट इज अ वेरी गुड रिजल्ट. ठीक है, यू कैन डू बेटर हियर. और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. 100 पेजेस के हैंड आउट है. वीडियो भी बना दिया, चारों वीडियो देख लो और हैंड आउट को एक बार रिवाइज कर लो. बस वो भी रिवीजन में पूरी नहीं पढ़नी है. जो हाईलाइटेड चीजें जो मैंने मेंशन की हुई बस उसी को पढ़नी है. तो आई हैव मेड इट वेरी इजी फॉर यू, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. सो लेट्स स्टार्ट. आज का जो टॉपिक्स है उसको स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज एमएसपी. तो एमएसपी देख लो. एमएसपी का क्या है, कोई लीगल बैकिंग नहीं है. देख सकते हो एमएसपी में कोई लीगल बैकिंग नहीं है. नॉन स्टैट्यूटरी है. अगर आपको दे दिया जाए एमएसपी इज लीगली बैक्ड बाय और कुछ एक्ट उसमें ऐड कर दिया जाए तो दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग. एमएसपी इज नॉट लीगली बैक्ड. इसीलिए काफी आप देख सकते हो अभी जो प्रोटेस्ट वगैरह चले थे उसमें ये भी एक पॉइंट था कि एमएसपी को लीगल बैकिंग दी जाए ताकि गवर्नमेंट इज अंडर कंपल्सन टू परचेज द क्रॉप्स. अभी लीगली बैकिंग नहीं है इसके अंदर, तो ये ध्यान रखना. अब देखो एमएसपी इज जनरली गिवन फॉर क्रॉप्स ऑफ 2 सीजन दैट इज खरीफ एंड रबी क्रॉप्स. जायद क्रॉप्स आर नॉट इन्वॉल्वड इन एमएसपी. जो जायद क्रॉप्स हैं वो एमएसपी में इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, ये ध्यान रखना. देन एमएसपी रिकमेंड्स टू कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, और वहां से कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स से एमएसपी को अनाउंस करते हैं. ठीक है, अब देखो ध्यान रखना. अब अगर क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज की जा सकती है अगर ऐसा रहे कि सपोर्टिव प्राइस कितने क्रॉप्स के लिए हो. जैसे आप काफी लोग कंफ्यूज होते हो कि एमएसपी कितने क्रॉप्स के लिए है, कहीं 24 है, कहीं 25 है, कहीं 23 है, कहीं 22 है. तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज. तो अभी हम लोग सारे कंफ्यूजन को यहाँ पे दूर कर लेंगे. जब आपको बोला जाए कि सपोर्टिव प्राइस कितने क्रॉप्स के लिए है, कितने क्रॉप्स के लिए सपोर्टिव प्राइस इज अनाउंस्ड बाय सीसीए दैट इज कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, तो इट इज फॉर 25 क्रॉप्स. 24 क्रॉप्स आर कवर्ड अंडर एमएसपी and 1 crop is covered under FRP. FRP के अंदर कौन कवर है, शुगर के. एकदम ध्यान रखना. दैट इज 24 क्रॉप्स जो है एमएसपी के अंदर कवर्ड है और 1 क्रॉप जो है FRP के अंदर कवर्ड है. और सबको डिक्लेयर कौन कर रहा है, अनाउंस कौन करता है, सीसीए है. अगर आपसे पूछा जाए एमएसपी कितने क्रॉप्स के लिए अनाउंस होता है, तो ये ध्यान रखना. एमएसपी इज अनाउंस फॉर 24 क्रॉप्स. ठीक है, 25 क्रॉप्स यहाँ पे अवेलेबल है, पर 1 क्रॉप दैट इज शुगर केन के लिए क्या अनाउंस होता है, एमएसपी अनाउंस नहीं होता है, एफआरपी अनाउंस होता है. दैट इज एफआरपी इज अनाउंस फॉर शुगर केन. एमएसपी कितने क्रॉप्स के लिए अनाउंस होता है, 24 क्रॉप्स के लिए. सीसीए कितने क्रॉप्स के सपोर्टिव प्राइस डिक्लेयर करती है. अगर पूछा जाए कि एमएसपी कितने क्रॉप्स के अनाउंस होता है, 24. अगर सपोर्टिव प्राइस हो, ठीक है, सपोर्टिव प्राइस हो तो देयर विल बी 25. दैट इज 24 अंडर एमएसपी एंड 1 अंडर एफआरपी. ठीक है, यहाँ पे देखो जो एफआरपी के अंदर है वो एमएसपी नहीं है, वो एफआरपी, तो उसको हमने इंक्लूड नहीं किया है. अब अगर आपसे पूछा जाए कि एमएसपी जो है कितना रिकमेंड करता है सीएसीपी, हाउ मेनी क्रॉप्स आर रिकमेंडेड आउट बाय सीएसीपी, तो इट इज 23 क्रॉप्स. तो तुराई और डीहस्क्ड कोकोनट को छोड़ के, दैट इज तुराई और डीहस्क्ड कोकोनट को छोड़ के जितने भी क्रॉप्स हैं सबको रिकमेंड कौन करता है, कभी सीएसीपी. ठीक है, सीएसीपी रिकमेंड करता है. यहाँ पे तोराई को सीएसीपी रिकमेंड नहीं करता है और डीहस्क्ड कोकोनट को सीएसीपी रिकमेंड नहीं करता है.
और अगर एमएसपी वाली क्रॉप्स के अंदर आए तो सीएसईपी रिकमेंड्स फॉर 22 एमएसपी क्रॉप्स प्लस 1 एफआरपी क्रॉप। ठीक है, 22 एमएसपी क्रॉप्स का रिकमेंडेशन कौन करता है? सीएसईपी, और एक एफआरपी क्रॉप का करता है। दैट इज टोटल 23 क्रॉप्स के रिकमेंडेशन सीएसईपी से होती है। 2 क्रॉप्स का रिकमेंड सीएसईपी नहीं करता, दैट इज तोराई एंड डीहक्स्ड कोकोनट, और यू कैन से डीहक्स्ड कोपरा। इसको जो है एमएसपी ये जो है ये रिकमेंडेड सीएसईपी से नहीं है। बाकी के 23 क्रॉप्स इंक्लूडिंग द शुगर केन जिसको एफआरपी मिलती है वो भी सीएसईपी ही रिकमेंड करता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। अब देखो, अब एक चीज इसमें और से पूछा जा सकता है कि कौन से क्रॉप्स विच अमंग द फॉलोइंग हैड द हाईएस्ट क्रॉप शेयर ऑफ एमएसपी, वाइल्ड सीड्स, सेरल्स या पल्सेस। तो ये ध्यान रखना, काफी लोग यहाँ पे सेरल्स को समझेंगे पर सेरल्स नहीं है। 8 वाइल्ड सीड्स क्रॉप को एमएसपी मिलता है, दैट इज हाईएस्ट। 8 वाइल्ड सीड क्रॉप को एमएसपी मिलता है, 7 सेरल क्रॉप को एमएसपी मिलता है और 5 पल्सेस क्रॉप को एमएसपी मिलता है। तो कौन कौन से क्रॉप है वो देख लेते हैं। अब देखो खरीफ क्रॉप्स में तो 14 खरीफ क्रॉप्स हैं, 7 रबी क्रॉप्स है और कैलेंडर ईयर क्रॉप्स 4 है, दैट इज ये ध्यान रखना। से खरीफ क्रॉप्स कौन कौन से हैं? पैडी, जवार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन, सिसमम, नाइगर सीड। दीज आर द खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कौन कौन है? व्हीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, रेपसीड, सैफ्लावर, तुराई। तुराई इज नॉट रिकमेंडेड बाय सीएसईपी। तो कैलेंडर क्रॉप्स कौन कौन से? कोपरा, डीहक्स्ड कोपरा या डीहक्स्ड कोकोनट, जूट एंड शुगर केन। शुगर केन किसको मिलता है? एमएसपी के अंदर नहीं आता है, एफआरपी इसमें अनाउंस होता है। तो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू नो। अब देखो एमएसपी को डिटरमाइन करने के लिए कुछ कुछ सिचुएशन ये सब देख लेना, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको। इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन भी देखा जाता है, इसलिए उसको ध्यान रखना। अब देखो 2 तरह के प्रोक्योरमेंट होते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट और सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट। तो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट क्या होता है? इसमें स्टेट गवर्नमेंट का हाई रोल हो। स्टेट गवर्नमेंट का रोल क्या होता है डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट में? कि प्रोक्योर करना, स्टोर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, ये तीनों स्टेट गवर्नमेंट का रोल होता है। व्हेन इट कम्स टू डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट, टू हाउ मच टू प्रोक्योर करना, स्टोर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना स्टेट गवर्नमेंट का रोल है। लेकिन कितना प्रोक्योर करना, हाउ मच टू प्रोक्योर एंड हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट, कितना प्रोक्योर करना और कितना डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है। तो दीज आर द रोल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये मेंशन है पीडीएफ में, तो यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम द हैंडआउट व्हिच यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द टेलीग्राम लिंक, जो कि टेलीग्राम लिंक इस कमेंट सेक्शन में पिन्ड है, तो यू कैन गो एंड डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। नेक्स्ट, प्राइस पॉलिसी ऑफ शुगर केन। ठीक है, तो शुगर केन के लिए हम लोग क्या देते हैं? एफआरपी, एंड एफआरपी इज अनाउंस्ड बाय सीएसईपी ओनली, ये ध्यान रखना। Then we have CACP, that is Commission for Agriculture Costs and Prices. तो it is recommendatory, जो CACP एडवाइस करती है, रिकमेंड करती है, that is no binding on government, कि CACP ने जितना एडवाइस किया है उतना ही गवर्नमेंट को ये करना नहीं, वो रिकमेंड करती है। फाइनल डिसीजन कौन के हाथ में होता है? द कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के हाथ में होता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रोवाइड रीजनेबल इन रीजन्स इन पार्लियामेंट इफ डिफरिंग फ्रॉम रिकमेंडेशन। लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें इसको एक सेफगार्ड दी गई है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसके रिकमेंडेशन में मान के चलो इसने 1500 रुपए डाली है राइस की, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि नहीं 1400 ही देंगे, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसके रिकमेंडेशन से हटके कुछ कर रहा है तो उसको जो भी रीजन है उसको पार्लियामेंट में स्टेट करना होगा। दिस इज ए प्रोटेक्शन गिवन टू द रिकमेंडेशंस ऑफ सीएसईपी, ये ध्यान रखना। अब देखो सीएसईपी किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ओके, ये ध्यान रखना। It recommends the MSP of notified Kharif and Rabi crops to Cabinet Committee on Economic Affairs, ये ध्यान रखना। CACP recommends the MSPs of 23 commodities। अब देखो यहाँ पे एक चीज ये लिख देता हूँ मैं, MSP actually it is for 22 commodities and 1 commodity को FRP है, that is sugarcane। And its suggestions are not binding, इसके suggestions से गवर्नमेंट को बाइंडिंग नहीं है। अब जैसे देखो CACP जो रिकमेंड करता है कॉस्ट, दिस इज जनरली बेस्ड ऑन द A2NFL cost which was recommended by स्वामीनाथन कमेटी। हालांकि स्वामीनाथन कमेटी ने C2 कॉस्ट को भी रिकमेंड किया था, पर जनरली उसको नहीं लिया जाता है। A2NFL, A2 is the cost of inputs and FL is the unpaid family labor, unpaid family labor। तो ये देख लेना, इसी के बेसिस पे होता है। और जो ये भी देखो स्वामीनाथन कम्युनिटी ने रिकमेंड किया था
कि जो भी हमारा एमएसपी होना चाहिए दैट शुड बी एटलीस्ट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपीज है तो एमएसपी शुड बी एटलीस्ट 150, दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो दिस यू शुड रिमेंबर। ये 2018-19 से हम लोग इसको यूज करते हैं। इट वाज रिकमेंडेड बाय स्वामीनाथन कमिटी ओनली। नेक्स्ट वी हैव ई नाम, ठीक है, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है दैट इज आल्सो नोन एज नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इट वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2016, ठीक है। अब इसमें देखो द लीड प्रमोटर ऑफ ई नाम इज एसएफएसी। जो एसएफएसी है इट इज द लीड प्रमोटर ऑफ ई नाम, दैट इज स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम जो है वो ई नाम का लीड प्रमोटर है। और एसएफएसी की बात करें तो इट इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। देन वी हैव प्रधानमंत्री अंतदाता आय संरक्षण अभियान, आशा स्कीम जो है, पीएम आशा स्कीम। तो इट इज अ प्राइस सपोर्ट स्कीम। ये जनरली जो है प्रोक्यूरमेंट ऑफ पल्सेस, ऑयल सीड्स और कोपरा, ये तीनों चीज को देखती है, पल्सेस, ऑयल सीड्स और कोपरा अंडर आशा स्कीम। एक चीज अब ध्यान रखना कि इसके अंदर जो प्राइस सपोर्ट स्कीम है इसमें आपके सेरल्स इन्वॉल्व नहीं है, ओनली पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोपरा एंड इन्वॉल्व, सेरल्स आर नॉट इन्वॉल्व। अब उसके बाद इसी तरह इसके अंदर एक प्राइस डिफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम भी है, दैट इज इसमें प्रोक्योरमेंट कुछ नहीं होता, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एमएसपी एंड मार्केट प्राइस ऑफ एमएसपी। इसमें क्या होता है, सेंटर प्रपोजेस टू कवर ऑल ऑयल सीड्स जो ऑफ एमएसपी। ऑल ऑयल सीड्स मतलब ये नहीं कि सारे ऑयल सीड्स, जो एमएसपी में रिकमेंडेड ऑयल सीड्स हैं, एंड द पे द फार्मर डायरेक्टली इनटू हिज बैंक अकाउंट द डिफरेंस इन एमएसपी एक्चुअल सेलिंग प्राइस। मान के चलो एक एमएसपी और एक्चुअल सेलिंग प्राइस में जो भी डिफरेंसेस होता है तो फार्मर्स के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली वो गवर्नमेंट पे कर देती है। इसके लिए कोई प्रोक्योरमेंट नहीं करती है, बस जो डिफरेंस होता है एमएसपी और मार्केट प्राइस में वो गवर्नमेंट के फार्मर्स के बैंक अकाउंट में चला जाता है। और जो ऑयल सीड्स एमएसपी में रिकमेंडेड है उन्हीं ऑयल सीड्स को ये दिखता है। नेक्स्ट वी हैव प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉक स्कीम। तो इसमें क्या हो रहा है, प्राइवेट प्लेयर्स प्रोक्योर करते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो फॉर द केस ऑफ ऑयल सीड्स। तो ये ध्यान रखना कि जो आपका प्राइस सपोर्ट स्कीम है इट इज फॉर पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोपरा, एंड द रेस्ट प्राइस डिफिशिएंसी एंड प्राइवेट प्रोक्योरमेंट इज फॉर ऑयल सीड्स, ठीक है। सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में प्राइवेट प्लेयर प्रोक्योर करते हैं एट एमएसपी। उसका जो प्राइवेट प्लेयर है उसको कंपनसेट कर दिया जाता है अप टू 15%, जो एमएसपी के जितने भी प्राइस है उसकी 15% के थ्रू कंपनसेट किया जाता है। एंड वी हैव डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट के बीच डिफरेंस है। तो सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट इज डन बाय एफसीआई, एमएसपी प्लस बोनस यहाँ मिलता है, ठीक है, इफ एनी। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट इज जनरली डन बाय स्टेट्स। तो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन का रोल स्टेट्स का है, लेकिन कितना क्वांटिटी प्रोक्योर करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, इट इज डिसाइडेड बाय सेंटर, जैसे मैंने ऊपर ही बताया था। अब देखो प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होती है, अनाउंस्ड आफ्टर हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप। जो हार्वेस्ट हो जाती है क्रॉप की उसके बाद प्रोक्योरमेंट प्राइस को हम लोग अनाउंस करते हैं। जो सेंट्रल इशू प्राइस है इट इज रेट एट विच फूड ग्रेन्स इशू टू स्टेट गवर्नमेंट। जिस रेट में फूड ग्रेन्स स्टेट गवर्नमेंट को इशू की जाती है दैट इज सेंट्रल इशू प्राइस। उसके बाद चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट उसमें कुछ और कट्स लगा के उसको दे सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ इसमें बोनस दे सकती है, पर सीआईपी जो है सेंट्रल इशू प्राइसेस वो रेट है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जाती है। अब देखो बढ़ते हैं केवीके की तरफ। तो फर्स्ट केवीके वाज एस्टैब्लिश्ड इन पौंडीचेरी इन 1960s, ये ध्यान रखना। ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये मैं पॉज कर देता हूँ। एपीडीए के बारे में क्वेश्चन है, किस मिनिस्ट्री के अंदर है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर है, या तो भी मैंने बताया, पर आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्या एपीडीए में 1 ओनली होगा, 2 ओनली होगा, बोथ 1 and 2 होगा। उसके बाद देखो which of the following consists of the economic cost of food grain by FCI, 1 2 3 तीनों में कौन से ऑप्शन है ये भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। यू हैव टू टेल द आंसर्स बाय कमेंटिंग। और ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका, कुछ भी अलग नहीं। जैसे सीएसईपी के बारे में भी जस्ट बताया कौन सी मिनिस्ट्री में है, क्या रोल है उसका, ठीक है। तो ये भी आप कमेंट करके बताओ। तीनों क्वेश्चन के कमेंट के आंसर्स मुझे कमेंट में चाहिए। इट इज योर ड्यूटी टू कमेंट, ठीक है। उससे क्या होगा आपकी रिवीजन भी हो जाएगी सारी चीजें। सो प्लीज डू कमेंट द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। पॉज कर लो, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, फिर कमेंट करो आंसर। नेक्स्ट वी हैव एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या होता है देखते हैं। एनएईएस के बारे में, ठीक है। तो एनएईएस देखो जो 3 मिनिस्ट्रीज हैं
जो 3 डिपार्टमेंट्स हैं उनको कन्वर्ज करता है, उसके अंदर काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स है, उसके अंदर देखो आपका ICR, एग्रीकल्चर एजुकेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये डेयर के अंदर, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। जब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर को देखो तो इसके अंदर DOE है, मैनेज है, EEIs है, 4 EEIs है हमारे पास। उसके बाद फिर अब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हस्बेंड्री एंड डेयरिंग को देखो तो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी डेवलपमेंट, फिशरीज, NDB, NFDB, ये सारी चीजें हैं। क्या क्या रोल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को, ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, उसके बाद लिंकिंग प्रोड्यूसर्स तो मार्केट के बारे में बताता है, दीज आर द कॉमन रोल्स, उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अब देखो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम, जो इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, इट इज इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो। सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सटेंशन कैसे कैसे प्रोवाइड कराती है, थ्रू ICR, NSAUs, थ्रू KVKs, थ्रू ATIC। उसके बाद स्टेट एक्सटेंशन सर्विस को सपोर्ट देती है थ्रू आत्मा इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू द फार्मर्स। स्टेट गवर्नमेंट का रोल देखो किसमें NGOs वगैरह हो गए, डिपार्टमेंट, ये सब पढ़ लेना आप। देन वी हैव SMAE, दैट इज सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इट इज अंडर अम्ब्रेला ऑफ क्रिसो उन्नति योजना, जो क्रिसो उन्नति योजना दैट इज फार्मर्स डेवलपमेंट योजना, उसके अंदर है, ये सारी चीजें पढ़ लेना आप। देन वी हैव KVK, तो फर्स्ट KVK वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1974 एट पौंडीचेरी, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से 1960s लिख दिया है, करेक्ट इट, इट इज नॉट 1960, इट्स 1974। इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो देखना जरूरी है। अब जो बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं वो थोड़े कंफ्यूजन, अगर आपने वीडियो देख के ये पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में काफी आसानी होगी। देयर कुड बी सम मिस्टेक्स एंड आई एम सॉरी फॉर इट। फर्स्ट KVK वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1974, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके 50 साल अभी हो गए, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। और ये चीज ध्यान रखना, प्राइवेट सेक्टर कैन आल्सो एस्टैब्लिश एन KVK, इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। यूपीएससी जनरली सेंट्रल सेक्टर को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड बनाता है, पर ध्यान रखना कि KVK सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इट इज 100% फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। It is a private sector can also establish this, and the first KVK was established at Pondicherry in 1974, and it is the integral part of National Agriculture Research System, that is NARS. Now there are certain types of farming systems in use, तो वो देख लेते हैं। तो लार्जेस्ट ऑर्गेनिक फार्मर्स कहाँ पे, किस कंट्री का, इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स। लेकिन जब एरिया की बात की जाए तो इंडिया हैज द 5th लार्जेस्ट एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो लार्जेस्ट एरिया नहीं है पर लार्जेस्ट ऑर्गेनिक फार्मर, दैट इज व्हाई बिकॉज कि हमारा लैंड इतना फ्रेगमेंटेड हो चुका है कि देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ फार्मर्स इन लेस अमाउंट ऑफ लैंड। तो वी हैव द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स एंड व्हेन इट कम्स टू एरिया वी आर 5th। और अगर टॉप एरियाज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हैज द हाईएस्ट एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, सेकंड वी हैव अर्जेंटीना, ठीक है। अब देखो नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो नेचुरल फार्मिंग को जनरली हम लोग डू नथिंग फार्मिंग बोलते हैं, मतलब इसमें कुछ अलग नहीं करना। नेचुरल फार्मिंग की जो डेफिनेशन जो FAO ने दिया हुआ, दैट इज होलिस्टिक सिस्टम डिजाइन टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्टिविटी एंड फिटनेस ऑफ डाइवर्स कम्युनिटीज विद इन द एग्रो इकोसिस्टम इंक्लूडिंग सॉइल ऑर्गेनिज्म, प्लांट, लाइव स्टॉक एंड पीपल। सो ठीक है, दिस इज द ऑर्गेनिक फार्मिंग डिफिनेशन गिवन बाय FAO। इस तरह नेचुरल फार्मिंग की डिफिनेशन आप ये भी देख लेना, ठीक है। इट वाज क्रिएटेड बाय जापान बाय मसुंदा फुकुनाना एंड मोकाची ओकाडा और फुकुओका ने इसको किया था। इट इज नेचुरल फार्मिंग इन द फार्मिंग प्रैक्टिस दैट इमिटेट्स द वे ऑफ नेचर, जो नेचर के वे को इमिटेट करता है। इट इज आल्सो नोन एज द नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग और डू नथिंग फार्मिंग। अब देखो एक चीज याद रखो, GM क्रॉप्स होते हैं, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के पार्ट नहीं होते, बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग यूजेस लोकल वैरायटीज, इट इज नॉट द केस इन GM क्रॉप्स। दे यूजेस सर्टिफाइड सीड्स, दे यूजेस द ट्रांसजेनिक्स। मतलब क्या सिमिलैरिटीज हैं ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग, ऑब्वियसली दोनों केमिकल फ्री हैं, दोनों जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, दोनों लोकल सीड ब्रेड्स को यूज करते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट। होममेड पेस्ट कंट्रोल सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। अब देखो सर्टिफिकेशन जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करता है NPOP, दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। वी हैव PGS व्हिच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एंड NPOP इज द बिगेस्ट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। तो NPOP इज द बिगेस्ट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, ये ध्यान रखना। तो डिफरेंसेस क्या है नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग में? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर सच एज कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एंड काउ डंग आर यूटिलाइज्ड एंड अप्लाइड इन फार्मिंग इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ये सब फर्टिलाइजर्स, मैन्योर से भी सब यूज होता है, ठीक है। पर नेचुरल फार्मिंग दे डू नॉट यूज केमिकल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, पर नेचुरल में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी यूज नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना।
Natural farming encourages the breakdown of organic matter by microorganism and earthworms right on the soil itself. उनका कहना है कि नेचर को इमिटेट कर रहे हैं, तो इसलिए नेचर में ही जो है ऑर्गेनिक मटेरियल्स वो ये हो जाएंगे. तो प्लोइंग, टिलिंग, मैन्योरिंग, यूडिंग, वीडिंग ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग के पार्ट है, बट दीज आर नॉट पार्ट ऑफ नेचुरल फार्मिंग. नेचुरल फार्मिंग हम लोग को कोई प्लोइंग नहीं करना है, कोई सॉइल टिलिंग नहीं करना है, कोई फर्टिलाइजर्स नहीं, कोई वीडिंग नहीं, कुछ भी नहीं करना है. इट इज जस्ट टू इमिटेट नेचर. नेचुरल एग्रीकल्चर इज एक्सट्रीमली लो कॉस्ट, काफी लो कॉस्ट है, but it is the not the same case for organic farming which is still costlier because की different types of bio fertilizers यूज करना है, bio pesticides यूज करना है, which are still costlier and जिसकी availability थोड़ी कम है. Next we have zero budget natural farming, that is raising crops without any fertilizer or pesticides or any external materials. कोई भी external materials के बिना जो है crop को raise करना, that is known as zero budget natural farming. The concept was promoted by Subhas Palekar, एक पद्मश्री एग्रीकल्चरिस्ट है सुभाष पालेकर, एंड इट इज एन अल्टरनेटिव टू ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन जहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ इनपुट्स यूज होता है, फर्टिलाइजर्स, वाटर, यहाँ पे कोई इनपुट्स यूज करने की जरूरत नहीं, जीरो बजट, दैट इज वी हैव टू स्पेंड नो बजट. तो यहाँ पे नो एक्सटर्नल इनपुट्स बट ऑर्गेनिक मैटर इज अलाउड. ठीक है. कवर्ड विथ क्रॉप्स, मल्चिंग एज ह्यूज रोल. मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस होना चाहिए, दैट इज मिनिमम अल्टरेशन ऑफ सॉइल. ठीक है. कॉर्डन अलाउ कर सकते हैं, हालांकि मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेशन होना चाहिए, बट मिनिमम टिलेज इज अलाउड एंड कॉर्डन इज अलाउड, ये ध्यान रखें. ठीक है. दैट इज मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस हो सकता है बट एट मिनिमम लेवल. बायोलॉजिकल एलिमेंट्स कैन बी यूज्ड, मल्चिंग इज की, नीम कैन बी यूज्ड, दीस आर द थिंग्स. अब देखो टॉप पिलर्स ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है. टॉप पिलर फर्स्ट इज जीवामृत. जीवामृत इज सॉइल ट्रीटमेंट, it is generally microorganisms. Then we have Bijamrit, that is seed treatment. Then we have Achchadana, that is mulching. Then we have Vapasana, that is soil irrigation. ये चारों को ध्यान रखना, is very important. They can simply exchange the things and you will get confused. अब देखो पेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी कुछ चीजें जैसे अग्नि अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, नीमास्त्र है. सो ये सब में आप देखो चिलीज की रेशियो रहती है, इसके अंदर आपकी नीम की रेशियो रहती है, सो दैट दे कुड बी किल्ड. दे अवॉइड पेस्ट, नॉट किल द पेस्ट. अब देखो एक चीज, हाँ जैसे मैंने भी बोला किलिंग, ऐसा किलिंग नहीं होता. दीज आर मेनली टू अवॉइड पेस्ट. अब क्या हो रहा है कि इसी में आप चिली डाल दोगे, आपको कोई मिर्च वाला खाना देगा तो आप खाओगे नहीं, खाओगे. अब खाओगे ही नहीं तो मरोगे कैसे. तो यहाँ पे क्या है, जनरली जो पेस्ट जो इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि पेस्ट को पसंद नहीं है, टेस्ट स्मेल टेस्ट नहीं है, तो अवॉइड करते हैं, बट वो मरते नहीं है. नेक्स्ट वे प्रीसीजन एग्रीकल्चर. इसमें क्या हो रहा है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का हम लोग हेल्प लेते हैं. इट इज अप्रोच वेयर इनपुट्स आर यूटिलाइज्ड इन प्रिसाइज अमाउंट्स टू गेट इंक्रीज एवरेज यील्ड. प्रीसीजन से हम लोग सारे इनपुट यूज करते हैं, इससे क्या इनपुट की वेस्टेज भी बचती है और हमें अच्छा यील्ड भी मिलता है. हियर वी हैव अ ह्यूज यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, इस सब का यूज काफी ज्यादा है. जीआईएस, जीपीएस सबका यूज होता है, यील्ड मॉनिटर, सेंसर सबका यूज होता है. और देखो प्रिसीजन एग्रीकल्चर और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंस है. प्रिसीजन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में हम लोग जैसे कोई केमिकल्स नहीं डाल रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, सॉइल कवर कर रहे हैं. पर प्रिसीजन एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं, हम लोग केमिकल्स डाल रहे हैं पर इन वेरी राइट अमाउंट. ठीक है, वेस्टेज नहीं कर, जितना जरूरत है उतना ही डाल रहे हैं. दैट इज द मेजर डिफरेंस. दोनों इकोनॉमिकली और इकोलॉजिकली लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल तो है. देन वी हैव पर्माकल्चर वर्सेस मोनोकल्चर. तो पर्माकल्चर क्या है, टू रेप्लिकेट बायोडाइवर्सिटी एग्रीकल्चर टू मिनिमाइज ह्यूमन एनर्जी इंटरवेंशन. तो पर्माकल्चर का मतलब ये जो हमारे बायोडाइवर्सिटी जो नेचुरल प्रैक्टिसेस है उसको रेप्लिकेट करना. दैट इज अर्थ केयर, फेयर शेयर एंड पीपुल केयर. और इसमें काफी सारे डिसिप्लिन जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अप्लाइड इकोलॉजी, ये सब यूज होता है. तो एक क्वेश्चन भी पर्माकल्चर को लेकर 2021 में पूछा भी गया था. ठीक है, ये आप देख लेना. यू हैव टू कमेंट द आंसर. ठीक है, आंसर आपको कमेंट करना है, पॉज कर लो और क्वेश्चन अच्छे से देख लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर आंसर को कमेंट करो. एक चलो मैं हिंट दे देता हूँ, यहाँ देखो. कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजिली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन्स बट नॉट सो इजिली पॉसिबल इन सच एरिड रीजन्स. ये एक हिंट दे दिया मैंने. अब इससे आपके दो ऑप्शंस तो कट जाएंगे, पर फिर भी आप आंसर बताना. नेक्स्ट वी हैव कंजर्वेशन एग्रीकल्चर. कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या है, एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग, अल्टरनेटिव एग्रीकल्चर, बायोडायनामिक एग्रीकल्चर, सब इसको बोलते हैं. ठीक है, इसका मेजर क्या होता है कि रिड्यूस सॉइल डिस्टर्बेंस को जितना कम रख सके. ठीक है, फार्मर्स या जीरो टिलेज
प्रैक्टिस करते हैं, प्लोइंग वगैरह सब नहीं कम करते हैं, ठीक है, विदाउट प्लोइंग द सॉइल। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंस है? तो देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्लोइंग, टिलिंग ये सब का कहीं यूज नहीं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जनरली क्या है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसकी जगह हम लोग को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालना है। बट कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में ऐसा कुछ नहीं है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में ऐसा कुछ नहीं, कम सॉरी आई एम नॉट फॉर द वर्ड। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में क्या हम लोग सॉइल को टिलेज पर नहीं जाते हैं, जितना कंजर्व कर सके रिसोर्सेज को, तो सॉइल टिलेज पर नहीं जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मर्स अप्लाई टिलेज टू रिमूव वीड्स विदाउट यूजिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। उसमें मेजर क्या है कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करना है, मगर टिलेज वगैरह सब करना है। पर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में हमें टिलेज वगैरह नहीं करना है। तो इट हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट यूजिंग नेचुरल प्रोसेसेस। वही इट हैज टू अडेप्ट, जो अडेप्ट कर सकते हैं इसको आप क्लाइमेट रिस्क से प्रॉफिट बढ़ेगी। वी हैव निकरा बाय आईसीआर जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पर फोकस करता है। ये सारी चीज ध्यान रखना। ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर मैंने आपको समझा दिया। तो जनरली इसका मेजर क्या है कि मिनिमम सॉइल मूवमेंट, जितना कम हम लोग ये कर सकें। सॉइल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तो करते हैं, रेसिड्यू वगैरह का यूज करते हैं, मल्चिंग यूज करते हैं, पर मिनिमम सॉइल मूवमेंट दैट इज हम लोग को प्लोइंग नहीं करना है। देन वी हैव हाइड्रोपोनिक्स वर्सेस एक्वापोनिक्स, मैं ही समझाता हूँ। तो हाइड्रोपोनिक्स वर्सेस एक्वापोनिक्स में मेजर डिफरेंस क्या है? दोनों तो हम लोग वर्टिकल फार्मिंग का टाइप ही है, दोनों हम लोग विदाउट सॉइल ही कर रहे हैं। पर द मेजर डिफरेंस इज दैट हाइड्रोपोनिक्स में हम लोग जो न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं वाटर में, पर एक्वापोनिक्स में वो नहीं है। एक्वापोनिक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्वा कल्चर प्लस हाइड्रोपोनिक्स, दैट इज हम लोग यहाँ फिशेस का यूज कर रहे हैं, फिशरी को यूज कर रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स के साथ। तो क्या हो रहा है कि जो फिशरी का एक्सक्रीटा होता है दैट इज यूज्ड एज द न्यूट्रिएंट फॉर द हाइड्रोपोनिक्स। वही हाइड्रोपोनिक्स में कोई फिशेस का यूज नहीं है, सीधा हम लोग न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वा कल्चर विथ हाइड्रोपोनिक्स, दैट इज ग्रोइंग ऑफ फिशेस एंड अदर। ये तो इसमें क्या हो रहा है कि जो फिशेस के भी एक्सक्रीटा वगैरह है वो सब यूज हो जाते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस है वो सब देख लो, वाटर एफिशिएंट है, ये सब आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। जो मेजर डिफरेंस है, अब हाइड्रोपोनिक्स आप सब जानते हो कि न्यूट्रिएंट रिच सॉइल सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि वो लोग ये कर सकें। ये सब पढ़ लेना आप लोग, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। वर्टिकल फार्मिंग के अंदर हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स ये सब होता है। और वर्टिकल फार्मिंग इज नॉट कंसिडर्ड इको फ्रेंडली बिकॉज यहाँ पे देखो जैसे न्यूट्रिएंट यूज करते हैं हम लोग हाइड्रोपोनिक्स में, तो ये न्यूट्रिएंट कहीं ना कहीं तो यूज वेस्टेज होगा ही। सेकेंडली इसमें देखो हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड। जब हाई इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है तो कैसे वो इको फ्रेंडली हो गया? इट इज गुड सोर्स, ये अल्टरनेटिव सोर्स है जिसमें कि सॉइल के बिना हम लोग कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि इको फ्रेंडली। जैसे न्यूट्रिएंट फील्ड वाटर इज डिस्चार्ज, हाई इलेक्ट्रिसिटी नीडेड, तो दीज आर द थिंग्स। ये हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। अब डिफरेंस देखो जो मेन है इसमें क्या है, एक्वाकल्चर और हाइड्रोपोनिक्स कंबाइन होकर बनती है एक्वापोनिक्स। और हाइड्रोपोनिक्स दैट इज बिना सॉइल के सिंपली हम लोग न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मिक्स करते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट कहाँ से आ रहा है? फिश के वेस्ट जा रहा है, और इसमें न्यूट्रिएंट्स कहाँ आ रहा है? हम लोग केमिकल न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं वाटर में। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस व्हिच यू शुड नो, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट अभी टर्म जो एरोपोनिक्स भी आया है, एरोपोनिक्स इज आल्सो ए काइंड ऑफ वर्टिकल फार्मिंग ओनली। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि हम लोग हाइड्रोपोनिक्स में क्या करेंगे, पानी के अंदर ही रूट डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें क्या आ रहा है, एयर पे रूट डेवलपमेंट हो रहा है, और जो वाटर मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट दैट इज स्प्रिंकलर सिस्टम से हम लोग करें। दैट इज एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन हम लोग जैसे मान के चलो हवा में रूट लटका हुआ है, और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो मॉइस्चर है इसको हम लोग स्प्रिंकल कर देते हैं इसके ऊपर, तो ऐसा लग रहा है कि ये एयर में उगा हुआ है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एरोपोनिक्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। मीडिया-लेस मीडियम मेथड ऑफ ग्रोइंग, द रूट्स कम इनटू द कांटेक्ट विद प्योर एयर। एयर में रूट लटका हुआ, उसमें स्प्रिंकल होता है न्यूट्रिएंट्स, वहीं से रूट एब्जॉर्ब कर लेता है। देन वी हैव क्लास, देखो जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप रूट से लटके हुए, और यहाँ पे देखो जो मॉइस्चर है वो स्प्रिंकल किया जा रहा है, ठीक है, जिससे ये हो जाता है। देन वी हैव क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, दैट इज प्रमोट लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब क्लाइमेट चेंज के साथ अडेप्ट करना, that is what climate smart agriculture is. अब बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, सारे टर्म्स बस समझो, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सारे टर्म्स समझ रहे हो तो दैट इज इनफ, ठीक है। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी, नो फूड जीएम क्रॉप्स आर करेंटली कल्टिवेटेड इन इंडिया। हाईएस्ट यूज ऑफ जीएम टेक्नोलॉजी, हाईएस्ट जीएम क्रॉप्स कहाँ पे यूज होता है? मैक्सिमम यूएसए में होता है, ये ध्यान रखना। और कोई भी जीएम क्रॉप अभी इंडिया में नहीं कल्टिवेटेड है। These are the some of the benefits and risks। ये इसमें ध्यान से पढ़ना, और ये सब इजी चीज है, आपको काफी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप इजीली इसको आपको कर पाओगे। यूएस में देखो हाईएस्ट होता है। इंडिया में बात करें तो बीटी कॉटन है, ठीक है, बीटी कॉटन वाज ग्रोन
बीटी ब्रिंजल है, इट इज ए फूड आइटम, पर अभी तक इसको कोई परमिशन नहीं मिला गया, ठीक है। तो जयराम रमेश जो है ये हैज पेटेंट इंडेफिनिट बायोनिट्स कल्टीवेशन, ठीक है। सेकेंडली जीएम मस्टर्ड, इसको भी जो GEAC दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इसने रिकमेंड कर दिया आपको। पर अभी ऐसा एक्टिविस्ट एंटी जीएम जो एक्टिविस्ट्स हैं वो इसको प्रपोज कर रहे हैं, और जो जीएम मस्टर्ड दैट इज DMH11, ये ध्यान रखना। they can simply give you what is DMH11 seen in news, आपको पता होना चाहिए, it is GM mustard। तो ये भी मतलब कॉमर्शियल एप्लीकेशन किसी का नहीं है, ठीक। कॉमर्शियली कॉटन ही उगाया जा चुका है, बाकी और कोई क्रॉप नहीं उगाया गया है। अब देखो जीएम क्रॉप्स को कैसे रेगुलेट किया जाता है इंडिया में। इट इज रेगुलेटेड बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, सॉरी इसको कौन रेगुलेट करता है? UNMOEFCC। और AMOFCC के अंदर जो GEAC है विच इज अंडर मिनिस्ट्री सॉरी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये ध्यान रखना, तो GEAC है ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू रेगुलेट करता है कौन सा? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को, ये ध्यान रखना। और FSSAI भी उसको रेगुलेट करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अभी जो GEAC ने कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ GM मस्टर्ड को अप्रूव किया है, बट अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ, हालांकि इट इज अप्रूव्ड बाय GEAC, पर जो एंटी GM एक्टिविस्ट्स हैं वो इसको ये कर रहे हैं। अब BT कॉटन के बारे में तो आप सब जानते हो, ओनली GM क्रॉप दैट वाज अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इन 2002। BT स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis, ये एक बैक्टीरिया है व्हिच इज हेल्पफुल फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम कॉटन बोलवॉर्म। और देखो ट्रांसजेनिक्स का तो ये तो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गया, आप समझ गए GMs, ठीक है। ट्रांसजेनिक्स का प्लांट्स हैव जीन्स इंसर्टेड इनटू देम दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम अदर स्पीसीज। जब कोई अदर स्पीसीज से आप उसके अंदर ड्राइव जीन्स को डालते हो दैट इज ट्रांसजेनिक्स। अब सिसजेनिक क्या होते हैं? प्लांट्स हैव मेड यूजिंग जीन्स ऑफ सेम स्पीसीज ऑफ क्लोजली रिलेटेड। अब मान के चलो ये एक 5 पेड़ है, ये पोटैटो के 5 पेड़ हैं, ये कोई राइस है या बैक्टीरिया है कोई, तो जब बैक्टीरिया से पोटैटो में जीन डाला जाए तो दैट इज ट्रांसजेनिक्स। जब पोटैटो के ही किसी वैरायटी से अदर वैरायटी ऑफ पोटैटो में डाला जाए दैट इज सिसजेनिक। और जब तो अब सब जेनेरिक क्या होता है? अल्टर जेनेटिक मेकअप ऑफ प्लांट विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग जीन्स फ्रॉम अदर प्लांट्स। और जब इसी के अंदर हम लोग अल्टर करते हैं जीन को, कहीं से बाहर से जीन लाए बिना अगर इसके अंदर हम लोग अल्टर करते हैं दैट इज सब जेनेरिक। तो सब जेनेरिक क्या हो? जब इसी के अंदर अल्टर कर रहे हो। सिसजेनिक क्या हो? जब इसी के किसी वैरायटी से आप लाके इसमें कर रहे हो जो क्लोजली रिलेटेड है इससे। और ट्रांसजेनिक क्या हो? जब कोई अदर ऑर्गेनिज्म से, जैसे कोई बैक्टीरिया से लाके पोटैटो में डाल रहे हो, दैट इज ट्रांसजेनिक। तो ये चीज ध्यान रखना। देखो अभी DMH11 न्यूज में है, इट इज इंडियन मस्टर्ड वैरायटी, ठीक है। इसको वरुणा और अर्ली हीरा को क्रॉस करके क्या लाया गया था, ठीक है। बार्नी जनवस्त्र जीन्स इसमें है, ये दोनों ध्यान रखना। DMH11 के बारे में कुछ चीजें, ये क्वेश्चन है, ये आप देख लेना, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन बता ही देता हूँ। अदर देन रेसिस्टेंट टू पेस्ट्स, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स फॉर विच जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स हैव बीन क्रिएटेड? क्या वो ड्राउट को विथस्टैंड कर सकते हैं? क्या वो न्यूट्रिटिव वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं? क्या दे आर इनेबल टू ग्रो एंड डू फोटोसिंथेसिस इन स्पेसशिप एंड स्पेसिस्टेशन? क्या उसमें वो ये कर सकते हैं? क्या उनकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं? तो ये 4 ऑप्शन से आप कमेंट करके बताओ आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आप कमेंट करके इजीली बता सकते हो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। पॉज करके देख लो अच्छे से क्वेश्चन, फिर कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या हो। जो भी क्वेश्चन है आप इसको कमेंट करोगे, मैं बता दूंगा, आप सुनोगे निकलोगे। अगर आप पढ़ के खुद से कमेंट करोगे तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। और आंसर बताना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो बता दूंगा, मैंने ही क्वेश्चन बनाए ऑब्वियसली। नाउ लेट्स सी PPV and FR Act, that is Protection of Plant Varieties and Farmers Right Act। इसको 2001 में अडॉप्ट किया था इंडिया में एज ए sui generis सिस्टम। इट इज इन कन्फॉर्मिटी विद UPOV 1978। देखो इसके अंदर क्या क्या राइट्स है? ब्रीडर राइट्स है, रिसर्चर राइट्स है और फार्मर्स राइट है। अब फार्मर्स राइट के अंदर आप बात करें तो फार्मर्स आर कैन सेव, यूज, सो, रिसो एनी फार्म प्रोड्यूस, ठीक है। मान के चलो कि एक कमर्शियल वैरायटी है, जैसे अभी पेप्सिको वाला न्यूज में भी था। फार्मर चाहे तो इस कमर्शियल वैरायटी को वो सो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, रिसो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट उसको कोई ब्रांडेड सीड है तो उसको सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ब्रांडेड सीड को फार्मर सो कर सकते हैं, उसको बचा के रख के अगले सीजन रिसो कर सकते हैं, बट उसको सेल नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। There is also a provision for compensation to farmers for non-performance of
वैरायटी, अगर कोई वैरायटी नॉन परफॉर्म करती है, अगर वो कुछ दावे करती है बट इट इज नॉट अप टू द मार्क, परफॉर्म नहीं कर पाती है, तो फार्मर को कंपनसेशन मिलेगा अंडर दिस, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव बायो प्रोस्पेक्टिव एंड बायोपैरेसी। तो दोनों क्या होता है? बायो प्रोस्पेक्टिव इज द सर्च फॉर द कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन सोर्स्ड फ्रॉम नेचर। ठीक है, ये केस में क्या करना है? नेचर से हम लोग जो भी प्रोडक्ट्स को सोर्स किया हुआ है उसको हम लोग को कमर्शियलाइज करना है। और बायोपैरेसी क्या है? बायोपैरेसी इज व्हेन रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट यूज सोर्सेज फ्रॉम नेचुरल ट्रेडिशनल नॉलेज विदाउट परमिशन एक्सप्लॉइट देम इंडिजियसली। ठीक है, अब जैसे मान के चलो अब नीम है, तो नीम तो इंडिया में काफी सालों से यूज हो रहा है, काफी लोकल कम्युनिटी जिसको यूज कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई पेटेंटिंग तो नहीं है। बायोपैरेसी क्या हुआ? उसी नीम को लिया, इंडिजिनियस कम्युनिटीज के परमिशन के बिना जो है उसको अपने नाम पे ये कर लेना। जैसे कि सब यूएस डिपार्टमेंट ने कहीं नीम को ये कर लिया है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि नीम इंडिया में वही हो रहा है। और देखो बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है? जैसे एग्जांपल, द ओपियम पॉपी गिव अस पेन रिलीवर कॉल्ड मॉर्फिन, द व्हाइट येलो ट्री हेल्प्ड अस टू डेवलप एस्पिरिन। तो अब इसको जैसे ओपीएम है, ये तो काफी टाइम से यूज हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? इसका कमर्शियलाइजेशन, इसको कमर्शियलाइज करने के लिए क्या किया जा रहा है? ये किया जा रहा है, तो ये ध्यान रखना। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बायो प्रोस्पेक्टिंग एंड बायोपैरेसी। नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, पॉज कर लो वीडियो को, क्वेश्चन देख लो और इसके बाद फिर इसका आंसर में बताओ। अब नेक्स्ट एग्रीकल्चर इन न्यूज जो है वो लास्ट पार्ट है, दैट इज जिसको हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। वी विल फिनिश द एग्रीकल्चर सीरीज, द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर सीरीज फॉर प्रीलिम्स बाय टुमारो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis. Regularly ऐसे वीडियोस बनाने के लिए काफी हार्ड वर्क लगता है। अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और बेसिक वीडियोस आप सबके लिए रेगुलरली बना पाए। So that is all for today. Have a nice day. Thank you.